भाभी, तुम जैसी बहुएं तो काम से बचने के लिए डॉक्टर से भी ज्यादा बहाने गिनवा सकती हो। प्रीति को बीमार देख, उसे खांसते देख प्रीति की ननद मोना ने ताना मारा। मोना की बात सुन प्रीति ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन अपने आंसुओं को छुपा लिया उसने। सास ननद के तीर जैसे ताने सुनने की अब प्रीति को जैसे आदत सी हो गई थी। चाहे वो सरदर्द से तड़प रही हो या बुखार में तप रही हो, उसके हिस्से का काम उसे करना ही होता था। घर में किसी और को उसकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था, ना ही किसी को उसकी बीमारी पर ही यकीन होता कि वो बीमार भी हो सकती है। पूरी दुनिया में हर एक इंसान बीमार हो सकता है, जानवर तक बीमार हो सकते हैं, लेकिन घर की बहू को बीमार होने का कोई हक ही नहीं होता। काम के बोझ के तले दबी प्रीति ने गले से निकलती खांसी को जबरदस्ती मुस्कुराते हुए दबाकर बोली, नहीं दीदी, वो बस मौसम बदल रहा है ना तो थोड़ा सा उसी का असर है। अरे मौसम नहीं बहू, तुम्हारा मन बदल रहा है। तभी अंजलि जी ने भी प्रीति को ताना मारा। अब जब माँ बेटी एक साथ मिलकर बहू को ताना मारने लगे तो प्रीति कहाँ तक उनकी बातें झेल पाती। इसलिए प्रीति माँ बेटी के सामने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि इन लोगों को मेरे दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये लोग तो सास ननद है, लेकिन यहाँ तो अपना पति शुभम भी उसे नहीं समझता था। वो रोज सुबह ऑफिस के लिए निकलता और देर रात घर लौटता, और घर आने के बाद अंजलि जी और मोना उसे अपने हिसाब से पूरे दिन की राम कहानी सुना देती, जिससे माँ और बहन की बातों में आकर शुभम प्रीति की बातों को कभी अहमियत ही नहीं देता और उल्टा सीधा प्रीति को ही सुना देता। प्रीति, तुम हर दूसरे दिन बीमार क्यों हो जाती हो? थक जाता हूँ मैं रोज रोज की शिकायतें सुन सुनकर। माँ और मोना को भी देखो, मैंने कभी उन्हें सुस्ताते हुए भी नहीं देखा। जब देखो तब कुछ न कुछ करती ही रहती है, और एक तुम हो। शुभम आए दिन यही बातें गुस्से में प्रीति को सुनाता रहता। बेचारी प्रीति जितना सास ननद की बातों से नहीं टूटती, उतना तो पति की बातें सुन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। लेकिन जवाब देना उसने सीखा नहीं था। ससुराल की इज्जत, पति का सम्मान, इन सब के बीच में वो खुद को दबा चुकी थी। एक दिन प्रीति को तेज बुखार हुआ, शरीर कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो रसोई में खड़ी रही। तभी मोना किचन में आती है और प्रीति को पसीने से तरतर देख बोली, भाभी, इतना पसीना क्यों बहा रही हो? किसे दिखाना चाहती हो? बंद करो अपना ये ड्रामा और चुपचाप मेरे लिए पराठे सेको। मोना अपनी माँ से भी ज्यादा कड़कती हुई आवाज में हमेशा प्रीति से बातें करती थी। प्रीति ने बस इतना ही कहा, दीदी, मैं नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में बुखार है। इतना सुनते ही मोना व्यंग में हंसते हुए बोली, वाह भाभी, गर्मी में थोड़ा पसीना आ गया तो बीमार पड़ गई, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले हम भी जब बीमार होते थे तो भी काम करते थे। मोना की बात सुन प्रीति बिना कुछ बोले काम में लगी रही। धीरे धीरे प्रीति का बुखार बढ़ता ही गया। उस दिन उसने खुद अपने माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी और काम निपटाया, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि इस घर में कुछ कहने का मतलब है चार बातें ही सुनना और उसकी बीमारी को नाटक का नाम दे देना। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। कुछ ही दिनों बाद वही मोना एक दिन सुबह उठी तो उसका सर भारी लग रहा था, बदन टूट रहा था, आवाज हल्की बैठी हुई थी। बड़ी ही मुश्किल से उसने अंजलि जी से कहा, मम्मी, मुझे बहुत थकावट लग रही है, पूरा बदन दर्द से टूट रहा है, शायद अंदर से बुखार भी है। इतना सुनते ही अंजलि जी घबरा गई। हाय राम, मेरी बेटी को क्या हो गया? किसकी नजर लग गई? कहते हुए फौरन भागकर थर्मोमीटर ले आती है और डॉक्टर को भी फोन करके बुला लिया। बुखार 101 निकला। प्रीति चुपचाप देख रही थी। तभी जाने उसके दिमाग में क्या आया। माँ बेटी को परेशान देख किचन में जाकर उसने नाश्ता बनाया, दवाई ली, पानी का गिलास थाली में सजाया और मोना के कमरे में जाकर मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए दीदी,
नाटक की दवा लाई हूँ। प्रीति के मुंह से अपनी बीमारी को नाटक सुनते ही मोना का पारा और चढ़ गया। बीमारी की हालत में भी गुस्से में गरज पड़ी। क्या कहा भाभी तुमने? मैं नाटक कर रही हूँ? मोना को गुस्सा देख प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई। आप भी तो मेरी तरह बीमारी का नाटक ही कर रही है ना। अब जब नाटक ही कर रही हो तो अच्छे से निभाओ। लो, नाटक की दवा खा लो। मैं तो फिर भी आपके नाटक की दवा लेकर आई हूँ, आप तो वो भी नहीं करती। आज पहली बार बिना किसी डर के प्रीति को अपने सामने इतना बोलता देख मोना की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मोना के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था और ऐसा पहली बार हुआ था। लेकिन जैसे ही अंजलि देवी को जब प्रीति की बात पता चली तो वो गुस्से में बोली, बहू, इस तरह की बात करती है तू अपने ननद से? अब सास की बारी थी। अंजलि जी की बात सुन प्रीति ने फिर मुस्कुराते हुए बड़े ही शांति में जवाब दिया, माँ जी, जब मैं बीमार होती थी तो आपने भी तो यही कहा था ना कि मैं बहाने बना रही हूँ। अब जब मोना दीदी को सच में बुखार है तो क्या मैं भी वही नहीं कहूँ जो आपने मुझे सिखाया है कि कैसे बीमारी को नाटक का नाम दिया है या नहीं? आज तो प्रीति का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। दोनों ही माँ बेटी को फिलहाल तो प्रीति की बातों का कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था। अंजलि जी बोले तो क्या बोले, और कहीं ना कहीं ये भी मन में था कि आज जाने बहू को कौन से भूत ने पकड़ रखा है। आज तो ये अलग ही रूप धारण की है। इसलिए चुप रहने में ही अंजलि जी ने अपनी भलाई समझी। और वैसे भी कोई अपने मुंह से अपने आप को गलत कैसे बोल सकता है। अंजलि जी को कुछ नहीं बोलता देख प्रीति ने कहा, क्या हुआ माँ जी? नहीं है ना कोई जवाब मेरी बातों का आपके पास? माँ जी, जब तक खुद पर ना बीते तब तक दूसरों का दर्द किसी को समझ नहीं आता। उम्मीद है इतने में ही आप दोनों को समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब मैंने अपने आप को बदल लिया है। इतना तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि अगर आप झुकोगे तो दुनिया आपको झुकाएगी। कहते हुए प्रीति जैसे ही जाने लगी तभी दरवाजे पर सर पकड़े शुभम भी आता दिखाई दिया। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक दर्द की गोली दे दो, और प्रीति, मेरे लिए एक अच्छी चाय बना दो। शुभम को देख प्रीति ने पहले सोचा कि चाय बना दूं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, लो, आ गए एक और नाटक की दुकान। क्या नाटक की दुकान? प्रीति की बात सुन शुभम ने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? जाओ चुपचाप से मेरे लिए चाय बना कर लाओ। चाय? लेकिन क्यों शुभम, चाय क्यों चाहिए तुम्हें? प्रीति की बात सुन शुभम चिढ़ते हुए उन्हें गुस्से में बोला, क्योंकि मेरे सर में दर्द है, दर्द। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन शुभम, तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? जहाँ तुम्हारी बहन बीमार हो गई वहाँ तुम्हारे सर में दर्द होने लगा? ऐसे कैसे? तुम लोग तो बहुत कामकाजी हो ना, जब देखो तब काम ही करते रहते हो। फिर तुम लोग बीमार कैसे हो गए? प्रीति की बेतुकी बातें सुन शुभम का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो चिढ़ते हुए प्रीति के ऊपर चिल्ला पड़ा, प्रीति, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किसी की तकलीफ तुम्हें दिखाई नहीं देती? समझ में नहीं आ रहा है एक बार में बात? अब तक तो प्रीति मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब गंभीर होते हुए बोली, हाँ, नहीं दिख रही किसी की बात, समझ में नहीं आ रही है, नहीं दिख रहा कि कौन बीमार है कौन नहीं, क्योंकि मेरे भी टाइम पर सब अंधे हो जाते थे। जब मैं बीमार होती तो सबको नाटक लगता था। कोई गलती से भी मुझे पूछने नहीं आता कि तुम्हें क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या दवाई चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो भला फिर मैं क्यों पूछूं? बीमारी में भी मैं अपने लिए पानी खुद लेकर पीती थी, तो वैसे भी तुम लोग भी अपने लिए खुद चाय बनाकर पियो। तुम्हारी बहन भी अपने लिए नाश्ता जाकर ले आए। मैं किसी की कोई सेवा नहीं करने वाली। अब मैं भी वैसा ही करूंगी जैसा मेरे साथ होता आया है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कहते हुए प्रीति चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शुभम को भी कुछ भी समझ में नहीं आया। वो अपनी माँ का मुंह देखने लगा। लेकिन अब ये बात तय थी कि आइंदा से फिर कभी उसकी बीमारी को नाटक का नाम देने से पहले ये लोग कम से कम 100 बार सोचेंगे जरूर। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है,
कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।